नमस्कार। बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का बैंकिंग सर्विस ऑपरेशन के पेपर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने बैंकिंग क्या होती है, कमर्शियल बैंकिंग, उसके डेफिनेशन, परिभाषा और उसके फ़ायदे वगैरह पढ़े थे, जो उसका पहला लेक्चर था। अब इसके दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग के मूलभूत सिद्धांत क्या है और बैंकिंग के संगठन के आधार पर प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले व्यापारिक बैंकों के मूलभूत सिद्धांत जो है वो 3 तरह के हैं: प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। तरलता का सिद्धांत, लाभदायकता का सिद्धांत और सुरक्षा का सिद्धांत। यहाँ इन सिद्धांतों को बैंकिंग पढ़ने में पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में बैंक जो है वो बाकी वित्तीय संस्थानों से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला सिद्धांत है तरलता का सिद्धांत। चूँकि हमने अभी पिछले लेक्चर में बैंकिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 5(3) के तहत, कि वो बैंक वो है जो ऑन डिमांड पैसा वापस करता है। यानी बैंक के अलावा आप किसी भी वित्तीय संस्था में किसी भी तरीके से पैसा जमा करा दो, वो आपको ऑन डिमांड पैसा वापस नहीं करेगा। उनकी टर्म कंडीशन अलग होती है। लेकिन बैंक में अगर आपने अभी पैसा जमा कराया है और 10 मिनट बाद कहो कि मुझे पैसा वापस निकालना है, तो उसको पैसा वापस देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। तो इसी कारण से बैंक को सबसे पहला जो उसका सिद्धांत होता है तरलता का सिद्धांत। तो बैंक, हर व्यापारिक बैंक को अपने पास में इतनी तरलता यानी लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है ताकि वो ऑन डिमांड जो भी पैसे की डिमांड आए वो वापस उस आधार पर पैसा वापस कर सके। क्योंकि कस्टमर ने जो अपनी बचत वहाँ जमा कराई है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी उसको निकालने के लिए आ सकता है। तो ये सिद्धांत है तरलता का सिद्धांत। इसके तहत आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है, जो कैश रिजर्व रेशो या जो तरलता की दर निर्धारित की है, वो इसमें हेल्प करती है, जिसके तहत हर व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत जो कस्टमर आया उसका पैसा उसको लौटा सके। तो वो उसको तरल या तरलता से संबंधित जो प्रतिभूतियाँ थी उसमें रखते हैं। इसी में दूसरा सिद्धांत है लाभदायकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। डेफिनेटली कोई भी व्यापारिक संस्था जो है, चाहे वो वित्त में काम करती है चाहे वो वस्तु में, जब तक उसको लाभ नहीं होगा तब तक उस व्यापारिक संस्था का, उस बैंक का या किसी भी संस्थान का सर्वाइव करना या चलना बहुत मुश्किल होता है। तो बैंक का दूसरा जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि लिक्विडिटी यानी तरलता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाना। तो बैंक जो लाभ कमाता है वो कमाता है जो जमाकर्ताओं की जो पूंजी है, जो पैसा जमा हुआ है, उस पैसे का आगे निवेश करके, विनियोग करके, प्लस उस पैसे को मध्यम काल के लिए लोन देकर, लोन से उसको ब्याज मिलेगा और निवेश करने से उसको रिटर्न मिलेगा। तो वो उस पैसे को आगे निवेश करता है। लेकिन मैंने फिर कहा, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि तरलता के सिद्धांत के अनुसार आगे निवेश करे, ताकि वो लाभ कमा सके। लाभ से ही संस्थान आगे सर्वाइव करता है। और तीसरा जो मूल सिद्धांत है वो है सुरक्षा का सिद्धांत। सुरक्षा का सिद्धांत से मतलब है कि जो कस्टमर का पैसा आपके पास जमा है, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपको वापस चुकाना है ब्याज के साथ। तो उस पैसे का आपने आगे निवेश किया है, उस पैसे को आपने आगे उद्योगों को या ज़रूरतमंद को लोन दिया है, एडवांसेस दिए हैं। तो आपको सुरक्षा के सिद्धांत के तहत ये ध्यान रखना है कि वो जो पैसा आपने आगे निवेश किया है, वो जो पैसा जो आपने आगे एडवांस दिया है, वो पैसा डूब ना जाए। पैसा डूबना नहीं चाहिए। अगर पैसा डूब गया, उससे निर्धारित रिटर्न नहीं मिल पाया, तो आप वो पैसा
कस्टमर को भी वापस जो लौटाओगे तो उतना ब्याज देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जो आपने आगे निवेश किया है, जो एडवांस दिया है, वो सुरक्षित रहे और विद इंटरेस्ट विद प्रॉफिट वापस आ जाए। इसी के लिए बैंक क्या करते हैं, जब भी वो किसी को लोन या एडवांस देते हैं तो उस कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके पास एसेट कितने हैं, वो किस चीज़ को गिरवी रख रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके गारंटर कौन है, ताकि उस पैसे की मैं ब्याज रिकवरी की जा सके। ये उसके सुरक्षा के कारण होते हैं। ऐसे ही जब बैंक अपने पैसे को आगे निवेश करता है तो वो ये देखता है कि मैं जिस जगह निवेश कर रहा हूँ, जिस कंपनी या जिस प्रतिभूति में निवेश कर रहा हूँ, उसका रिटर्न कितना है और रिस्क कितना है और पैसा डूबने के चांसेस तो नहीं हैं। तो ये उसका तीसरा मूलभूत सिद्धांत है। तो एक व्यापारिक बैंक को अगर सफलतापूर्वक अपना गतिविधियां चलानी है लाभ के साथ, तो उसको इन तीन सिद्धांतों का बड़ा ही गंभीरता से पालन करना होता है। पहला सिद्धांत तरलता का सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत जो है वो है लाभदेयता का सिद्धांत है, और लाभदेयता का सिद्धांत आपको तरलता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए करना है। यानी किसी भी सूरत में आपको तरलता के सिद्धांत को नहीं भूलना है। और तीसरा सिद्धांत है जो पहले वाले दो सिद्धांत के आधार पर होगा, वो है सुरक्षा का सिद्धांत। यानी जो आपने दूसरे सिद्धांत के तहत जो पैसा निवेश किया है, जो एडवांस दिया है, वो पैसा किसी भी सूरत में डूबना नहीं चाहिए। तो ये व्यापारिक बैंकों के तीन मूलभूत सिद्धांत हैं। अब है व्यापारिक बैंकों का संगठन। इतना तो हम जानते हैं कि भारत को मिलाकर विश्व के सभी देशों में बैंक हैं और बैंक अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो बैंकों की जो संगठन प्रणाली है उसके आधार पर 5 प्रकार के बैंकिंग प्रणाली पाई जाती है भारत और अन्य विश्व में। वो कुछ इस प्रकार है। पहली है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, दूसरा है यूनिट बैंकिंग सिस्टम, तीसरा है चेन बैंकिंग सिस्टम, चौथा है अनुरूप बैंकिंग और पांचवा है मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ हम एक एक करके इन पांचों को पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, शाखा बैंकिंग पद्धति। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, यह वह बैंकिंग सिस्टम है जिसमें एक बैंक का एक मुख्यालय होता है जो एक पर्टिकुलर एक विशेष जगह पर होता है। वहाँ से उसकी ब्रांचें चलती है पूरे देश में, हर शहर हर गांव में उस बैंक की एक ब्रांच होती है और उस ब्रांच में एक मैनेजर होता है जो उस ब्रांच से संबंधित कार्य प्रणाली देखता है। और सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो केंद्रीकृत होता है और उस बैंक का जो मुख्यालय है वो पूरे देश की बैंकिंग कार्य प्रणाली को, लाभ हानि को सबको देखता है। इसे कहते हैं ब्रांच बैंकिंग। यानी उस बैंक की अलग अलग जगह ब्रांचेज बनी होती है। भारत, इंग्लैंड जैसे देशों में ब्रांच बैंकिंग काम करती हैं। यानी हमने देखा होगा, आप भी देखते होंगे कि बैंकों में जो बैंक देख रहे हैं उसके हमारे शहर में ब्रांच होती है। मुख्यालय उसका जो है कॉरपोरेट ऑफिस वो मुंबई या किसी बड़े शहर में होता है जहाँ से वो बैंक पूरा नियंत्रित होता है। अब हम इस जो सिद्धांत, इस पद्धति जो है ब्रांच बैंकिंग, उसके आधार पर हम इसके लाभ और हानि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ब्रांच बैंकिंग से लाभ। सबसे पहला लाभ है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन से मतलब है कि जो ब्रांच बैंकिंग में बैंक जो है वो लार्ज स्केल पर काम करता है। हर हर जो कर्मचारी होता है उसका एक काम विशेष निर्धारित होता है जिससे काम पूर्ण रूप से विभाजित होता है। क्रेडिट वाला क्रेडिट का काम करेगा, काउंटर पर काम देखने वाला काउंटर का करेगा, और लोन एडवांस देने वाला लोन का काम करेगा, कैश डील करने वाला कैश का काम करेगा। तो इस तरीके से कर्मचारियों में श्रम का विभाजन होता है। दूसरा है जोखिम में कमी। ब्रांच बैंकिंग होने से जोखिम में कमी कुछ इस तरह होती है कि हर ब्रांच से पैसे जमा होते हैं और पैसे दिए भी जाते हैं। तो किसी ब्रांच में अगर पैसे कम है तो दूसरी ब्रांच में उसकी ले दे के उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं तुरंत, ताकि रिस्क ना आए। इसी तरह से जहाँ अधिक डिपॉजिट है लेकिन एडवांस कम है तो वहाँ से जो डिपॉजिट हुआ है वो दूसरी जगह भेज दिया जाता है जहाँ उसके डिपॉजिट की ज़रूरत है। तो इसमें जोखिम कम होता है। धन के हस्तांतरण में सुविधा, जैसा कि ऊपर भी बताया था, धन के हस्तांतरण में सुविधा होती है। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पैसा पहुंचाना आसान होता है क्योंकि वो ब्रांच केंद्रीकृत होती है सारी। नगद कोष की बचत,
इससे ब्रांच बैंकिंग से एक ब्रांच को अपने पास बहुत ज़्यादा नगद रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर उसे अचानक नगद की ज़रूरत होती तो वो अपने आसपास की ब्रांच से पैसा ले सकता है। इससे ज़्यादा नगद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रशिक्षण बैंकिंग, चूँकि इसमें कर्मचारी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है, और अधिक कर्मचारी होने के कारण वो ट्रेनिंग सेंटर भी सक्सेसफुली चलता है और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना भी आसान होता है। फिर है सुविधाओं का विस्तार। ब्रांच बैंकिंग में हर ब्रांच के लेवल पर अलग अलग सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। कस्टमर की ज़रूरत को देखते हुए, उस जगह की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। और ब्याज दर में स्थिरता, चूँकि ब्रांच बैंकिंग में जो डिपॉजिट है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आता है और केंद्रीय रूप में होता है, तो इससे रिस्क कम होने से स्थिरता ज़्यादा बनी रहती है और ब्याज दर स्थिर बनी रहती है। तो ये इसके कुछ लाभ हुए। अब हम देखेंगे इसके दोष। दोष में है सबसे पहले नियंत्रण में कठिनाई, वो तो दिख रहा है, ब्रांच बहुत ज़्यादा होती है, देश बहुत बड़ा है, बैंक का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो बहुत भारी हो जाता है, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्वस्थ प्रतियोगिता, ब्रांच बैंकिंग से जो आपस में प्रतियोगिता है वह अस्वस्थ नहीं रह जाती। जो ब्रांच अच्छा काम कर रही है वो अच्छा ही करती रहती है, उस पर किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता, और जो ब्रांच अच्छा बिजनेस नहीं दे रही है उस पर किसी तरह कोई दबाव नहीं होता, तो आपस में उनके प्रतियोगिता के भाव नहीं रहते, ना कि किसी तरह की वो अपनी क्वालिटी सुधार या उस तरफ ध्यान नहीं देते। तीसरा है श्रम विभाजन के दोष। श्रम विभाजन के दोष ये होता है कि अगर कर्मचारी किसी एक विशेष विभाग का कर्मचारी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उससे दूसरे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित होती है और उससे पूरा ही ब्रांच का काम बिगड़ जाता है। तो श्रम विभाजन का ये दोष भी है। कर्मचारियों की मनमानी को बढ़ावा, अधिक कर्मचारी होने के कारण कर्मचारियों की मनमानी शुरू हो जाती है और उनके जो मनमानी से कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। श्रम संघों का प्रभाव, क्यों? क्योंकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा है, तो इससे श्रमिक जो है आपस में एक संगठन बना लेते हैं और श्रम संघों का बैंक की वास्तविक कार्यप्रणाली के बीच में दखल अंदाजी बढ़ जाती है, उनका दबाव बढ़ जाता है। पहल शक्ति का अभाव, पहल शक्ति का मतलब होता है इनिशिएटिव लेना, किसी काम को, नई काम की इनिशिएटिव लेना, कुछ नयापन लाने की कोशिश करना, वो ब्रांच बैंकिंग में अभाव होता है, क्योंकि सभी ब्रांचों की कार्यप्रणाली एक सी होती है। हर ब्रांच में कर्मचारी सोचता है कि भाई जो केंद्र से रूल है हम तो उसी के अनुरूप काम करेंगे, कुछ नयापन लाने की, नवाचार की वो नहीं सोचते। खर्चीली पद्धति, इसमें चूँकि कर्मचारी बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रांचेज बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह, दूसरे बेनिफिट्स और ब्रांच का किराया, इस तरीके से मिला के काफ़ी खर्चीली पद्धति है। दूसरा है दुर्बल शाखाएं। ब्रांच पद्धति में बहुत सी ब्रांचेज ऐसी होती है जो जहाँ काफ़ी कमज़ोर होती है, जहाँ उस ब्रांच का उतना प्रॉफिट नहीं रह पाता, फिर भी उन ब्रांचेस को मेंटेन करना होता है, इसलिए इसमें कमज़ोर शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है। और स्थानीय कोषों का बड़े स्थानों पर प्रभाव, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं, उस पैसे का उपयोग दूसरी जगह, बड़े जगहों पर उसका उपयोग होने लगता है, तो जो स्थानीय पैसा आया उसका उपयोग वहाँ ना होकर कहीं और होता है, तो ये भी एक इसके दुरुपयोग में आता है। इस तरीके से हमने ब्रांच बैंकिंग क्या होती है उसके लाभ और हानियाँ, दोष पढ़े। अगली पद्धति है इकाई बैंकिंग यानी यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग का मतलब ये होता है कि एक ब्रांच एक यूनिट की तरह काम करती है, जिसका अपना लाभ और हानि होता है। अगर वो लाभ में है तो वो चलेगी और हानि है तो वो बंद हो जाएगी। उसमें उसका कोई केंद्रीकृत नियंत्रण नहीं होता और दूसरी ब्रांचों से उसका कोई ऐसा संबंध नहीं होता कि अगर ये घाटे में है तो वो उससे ले सकती है। जैसा कि ब्रांच बैंकिंग में था, ब्रांच बैंकिंग में तो एक उसका कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, सभी ब्रांचें उसके द्वारा नियंत्रित होती है। लेकिन इकाई बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इकाई बैंकिंग में एक ब्रांच, एक इकाई अपने आप में पूर्ण होती है और वही अपना सारा लाभ हानि देखती है। अगर वो नहीं काम हो रहा है, उसका नहीं प्रॉफिट हो रहा, तो वो बंद हो जाएगी। ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो अमेरिका में काम करता है। अमेरिका में इकाई बैंकिंग काफ़ी पॉपुलर है, यूनिट बैंकिंग। अब इसके लाभ पढ़ते हैं, तो लाभ है प्रबंधन व निरीक्षण में सुविधा। चूंकि जो इकाई बैंकिंग का मतलब है वो एक ब्रांच से संबंधित है, वही अपना सारा काम देखेगी। इकाई यूनिट वो है, अपना आप में सिंगल यूनिट है, तो उसका प्रबंधन करना, उसका निरीक्षण करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि छोटी जगह है, कम कर्मचारी है, तो उसका नियंत्रण आसान है। स्थानीय हितों की सुरक्षा, चूँकि
यूनिट बैंकिंग में जो पैसा आया है वो स्थानीय स्तर के लोगों ने जमा कराया है और उस पैसे का वहीं उपयोग होगा, वहीं के लोगों को लोन एडवांस निवेश किया जाएगा। इससे स्थानीय हितों की सुरक्षा होती है। आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, इससे आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, क्योंकि पूर्व की जो पद्धति थी ब्रांच बैंकिंग, उसमें सारी आर्थिक स्थिति केंद्रीकृत थी। यानी जो उस बैंक का मेन ऑफिस या कॉर्पोरेट, वहीं से सभी कुछ नियंत्रित होता है, ब्रांच के हाथ में कुछ नहीं होता। इसके विपरीत इस पद्धति में जो सारी आर्थिक शक्तियाँ हैं वो विकेंद्रीकृत है। जो एक यूनिट है जहाँ पे ये ब्रांच चल रही है, वही अपने आप में संपूर्ण शक्ति संपन्न होती है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। तो आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण है। दूसरा है स्वतंत्र व्यवसाय सिद्धांत के अनुकूल। स्वतंत्र व्यवसाय जो अपना खुद का व्यवसाय होता है, उसमें लाभ हानि देख के अपने परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने होते हैं। उसी को देखते हुए यूनिट बैंकिंग भी स्वतंत्र व्यवसाय सिद्धांत के आधार पर काम करती है। उस जगह की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने निर्णय बदल सकती है या नए निर्णय ले सकती है। व्यक्तिगत प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा का मतलब यूनिट बैंकिंग में जो काम करने वाला कर्मचारी है उसको व्यक्तिगत प्रेरणा मिलती है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा या ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दूंगा तो मेरी जो ब्रांच है वो प्रॉफिट में जाएगी, वो ग्रोथ करेगी, और वो ग्रोथ करेगी तो मैं अपना आप ग्रोथ करूंगा। इससे उसकी बाकी ब्रांचों का कोई लेना देना नहीं होता। दुर्बल बैंकों का अंत, इसमें डेफिनेटली जो कमज़ोर बैंक होंगे वो बंद हो जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो आपकी ब्रांच बंद हो जाएगी। और क्षेत्रीय विकास, यूनिट बैंकिंग चूंकि एक क्षेत्र विशेष में काम करती है, वहाँ से पैसा जमा होता है वहीं वापस दे दिया जाता है, तो उससे क्षेत्रीय विकास को प्रेरणा मिलती है। अब इस दोष की हानियाँ, इस इकाई बैंकिंग की हानि है। सबसे पहले श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण संबंध नहीं होता। चूंकि पिछली ब्रांचिंग में श्रम विभाजन था, श्रम विभाजन से हर एक पर्टिकुलर जो विभाग होता था उस विभाग से संबंधित विशेषीकृत व्यक्ति होते थे जो उस काम को करने में दक्ष होते थे। जबकि इस तरह की बैंकिंग में विशिष्टीकृत और श्रम विभाजन का संबंध नहीं होता, आपस में अभाव होता है। जोखिम का बंटवारा नहीं हो सकता। उस ब्रांच के उस यूनिट बैंकिंग में जो यूनिट है उसी में सारा जोखिम होता है, दूसरी ब्रांच और दूसरे बैंकों में उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इससे उनका जो जोखिम है वो आपस में बंटवारा नहीं होता। जबकि पिछली जो थी ब्रांच बैंकिंग, उसमें एक ब्रांच का रिस्क दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता था, जिससे उनका रिस्क कम हो जाता था। फिर है बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, सीमित विस्तार। इससे बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सीमित हो जाता है, क्योंकि वो केवल अपनी यूनिट के तौर पर काम कर रही है। अगर वो अपने ब्रांचेस को और बढ़ाना चाहे तो जो कि संभव नहीं है। बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभों से वंचित, चूंकि यूनिट बैंकिंग एक छोटी यूनिट की तरह काम करता है तो वो बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों को लोन नहीं दे सकता, जिससे उससे होने वाले लाभ से वो वंचित रह जाता है। विशेषज्ञों का अभाव, डेफिनेटली जो छोटी यूनिट बैंकिंग होती है उसमें विशेषज्ञ इतने नहीं होते, तो उस विशेषज्ञों का अभाव रहता है। बैंकिंग सेवाओं का प्रसार नहीं हो पाता। नगद कोषों की अधिक मात्रा, धन हस्तांतरण में कठिनाई, चूंकि यूनिट बैंकिंग का दूसरे बैंकिंग से कोई संबंध नहीं होता तो उनके पास में नगद कोषों का अधिक हस्तांतरण और धन हस्तांतरण में कठिनाई होती है। नगद कोष की मात्रा भी अधिक होती है। ब्याज दरों में असमानता, सरकारी नियंत्रण में असुविधा, क्योंकि हर यूनिट बैंकिंग की अपनी एक ब्याज दर होती है, वो दूसरे यूनिट बैंकिंग से अलग होती है। इससे ब्याज दरों में असमानता होती है। सरकार द्वारा इस तरह की उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से हमने 5 में से 2 आज पढ़ी है कि यूनिट बैंकिंग क्या होती है और ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, और बैंकिंग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं। अगले लेक्चर में इसको आगे और पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें और इसको पढ़ते रहें। मैं आपको समय पर नोट्स भी भेज दूंगा।